नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को मध्य पाषाण काल से संबंधित बहुत सारी डिटेल में जानकारियाँ दी है। इसी क्रम को आगे बनाते हुए मैं अब आपको बताऊंगा कि मध्य पाषाण काल के लोगों की जो जीवन शैली थी वो कैसी थी, वे कैसे अपना जीवन यापन किया करते थे और किस तरीके से उनका खान पान हुआ करता था। तो चलिए, बहुत ध्यान से आप लोग इसको सुनना और जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लगे आप लोग नोट करना। देखो, जो मध्य पाषाण कालीन मानव का जीवन था वो पूर्व पाषाण कालीन मानव से अगर कंपेयर किया जाए तो उससे काफ़ी भिन्न रहा है। एक बात यहाँ पर और मैं आपको बताऊंगा कि जैसे पूर्व पाषाण काल में जो मानव था वो शिकार पर निर्भर रहा करता था, आज का मानव भी यानी मध्य पाषाण काल का मानव भी जो है शिकार पर ही निर्भर था। लेकिन इस काल के जो लोग थे वो गाय, बैल, भेड़, बकरी, भैंसे इस तरीके के जानवरों का शिकार अब करने लगे थे। इस काल का जो मानव था अब वो धीरे धीरे जो है पशुओं को और ज़्यादा जानने लगा था, अर्थात उसका जो परिचय था वो पशुओं से बढ़ रहा था और अपने अस्तित्व के अंतिम चरण तक, ठीक है, ध्यान देना मेरी बात पर, यानी मैं मध्य पाषाण काल के व्यक्ति की बात कर रहा हूँ कि अपने अंतिम चरण तक वे मर्द भांडों का निर्माण करना सीख गए थे। ये बड़ी खास बात है यहाँ की। अब अगर हम बात करें सराय, नहर राय और महदहा की समाधियों की, तो इस काल के लोगों की जो अंत्येष्टि संस्कार विधि रही है, ठीक है, वो भी हमें इन दो जगहों से उसकी जानकारी प्राप्त होती है। मैंने क्या नाम बताया? सराय, नहर राय और महदहा, ये दो जगह हैं जहाँ से समाधियों से हमें इस काल के अंत्येष्टि की संस्कार की जो है जानकारी, कि वे कैसे अंत्येष्टि संस्कार किया करते थे, उसकी जानकारी जो है प्राप्त होती है। और अगर इन दो जगह से हम जो है इनकी अंत्येष्टि संस्कार की जो है बात करें तो यहाँ से हमें साक्ष्य मिलते हैं कि वे अपने मृतकों को जो है समाधि में गाड़ते थे और उनके साथ जो है उनकी खाद्य सामग्री, औजार और हथियार, ठीक है, उनके साथ जो है वे रख दिया करते थे। और इस प्रकार से जो है ये पता चलता है कि वह किसी प्रकार का लोकोत्तर जीवन में विश्वास करते थे। मतलब वे मानते थे कि भाई कोई लोक उत्तर के बाद भी जो है यानी लोकोत्तर जीवन की भी कोई अस्तित्व है। पत्थर की गुफाओं की जो दीवारें हैं उन पर जो है चित्र और नक्काशियाँ मिलती है जो मध्य पाषाण युग के सामाजिक जीवन और आर्थिक उनकी जो एक्टिविटीज़ थी, उनके जो क्रियाकलाप थे, उनके बारे में हमको जो है काफ़ी कुछ बताती है। और इसमें अगर हम बात करें भीमबेटका, ठीक है, भीमबेटका, आदमगढ़, प्रतापगढ़, मिर्ज़ापुर मध्य पाषाण युग की कलाओं और चित्रकारियों की जो है यानी चित्रकला की वहाँ पर जो है भरमार हमको मिलती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये जो स्थान है ये मध्य पाषाण चित्रकला की दृष्टि से काफ़ी समृद्ध हैं। और ये पश्चिमोत्तर पाकिस्तान में चारगुल से लेकर पूर्व में उड़ीसा तक और उत्तर में कुमायूं की पहाड़ियों से लेकर दक्षिण में केरल तक पाए जाते हैं। अब अगर हम कुछ महत्वपूर्ण स्थल की बात करें जो शैल चित्रों से संबंधित हैं, तो शैल चित्रों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण स्थल जो है वो इस प्रकार हैं। उत्तर प्रदेश में मुरहाना पहाड़, मध्य प्रदेश में भीमबेटका, आदमगढ़, लाखा, ज्वार और कर्नाटका में कुप्पागल्लू, ये प्रमुख स्थल होते हैं हमारे जो संबंधित हैं शैल चित्रों से। अब बात करेंगे हम इसमें और आगे की कि भाई ये जो चित्र रहे हैं इन चित्रों में क्या प्रदर्शित किया गया है। तो इन चित्रों में बेसिकली शिकार करने, भोजन जुटाने, मछली पकड़ने और अन्य मानवीय क्रियाकलापों को जो है दर्शाया गया है। अब इसकी जो एक हमको झलक मिलती है इन चित्रों से, वो मिलती है यहाँ के यानी कि जो मध्य पाषाण काल रहा है उस मानव के जीवन यापन करने की,
कि वो किस तरीके से जो है अपना जीवन यापन किया करता था और कैसे उसकी जो है एक्टिविटीज़ हुआ करती थी। भीमबेटका का जो चित्र है, ठीक है, भीमबेटका का चित्र इस टाइप की बहुत सारी एक्टिविटीज़ को दर्शाता है और वहाँ पर इस टाइप के काफ़ी चित्र हमको जो है मिलते हैं, यानी भीमबेटका में। एक बात यहाँ और आपको जानने योग्य है कि इनमें बहुत से जंगली जानवर जैसे जंगली सुअर, भैंसे, बंदर और नीलगाय, इन पशुओं के चित्र भी यहाँ पर हमको मिलते हैं। आदमगढ़ की जो शैल आश्रय श्रृंखला है, ठीक है, ध्यान देना मेरी बात की, आदमगढ़ की शैल आश्रय श्रृंखला में जो गेंडे हैं, गेंडे के शिकार वाले चित्र हमको मिलते हैं। कहाँ पर मिलते हैं? ये आदमगढ़ की शैल आश्रय श्रृंखला में गेंडे के शिकार के जो चित्र मिलते हैं। इन गेंडे के शिकार वाले चित्रों से पता चलता है कि वे बड़े जानवरों का शिकार बहुत से लोगों द्वारा मिलकर किया जाता था, यानी जो बड़े जानवर होते थे उनका जो शिकार होता था वो एक अकेला नहीं करता था कोई, बल्कि कई सारे लोग जो है झुंड में मिलकर उनका शिकार किया करते थे। पशुओं का चित्रांकन मोटी रेखाओं द्वारा किया गया है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको नोट करने चाहिए। तो चित्रांकन कैसे किया गया उनका? मोटी रेखाओं द्वारा, और उनके शरीर को कई बार पूर्णतः या फिर आंशिक रूप से जो है आड़ी रेखाओं से भरा गया है। इन तीनों तरीकों के उदाहरण कहाँ मिलते हैं हमको? वो मिलते हैं उत्तर प्रदेश में मुरहाना पहाड़ पर, या मध्य प्रदेश में भीमबेटका और आदमगढ़ की गुफाओं में, और शैलाश्रमों में खींचे गए पशुओं के चित्र भी यहाँ पर देखने को आपको मिलते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं जो आपको नोट करने चाहिए। चित्र बनाने में कैसा रंग वे प्रयोग किया करते थे, देखो इसकी बात मैं आपको बताऊंगा। अब वे चित्र बनाने में गहरे लाल, हरे, सफ़ेद और पीले रंगों का बहुत यूज़ करते थे। इन चित्रों और नक्काशियों से हमें क्या क्या जानकारियाँ और प्राप्त होती हैं वो आप ध्यान से सुनना। तो ये जो इनके चित्र और नक्काशी हुआ करते थे उनसे हमें जो झलक मिलती है वो झलक मिलती है किसकी? यौन संबंधों की, बच्चों के जन्म की, बच्चों के पालन पोषण और जो शव को दफनाया करते थे उससे संबंधित जो उनके अनुष्ठान होते थे उनकी भी हमको यहाँ झलक देखने को मिलती है इनके चित्र और नक्काशियों में। राइट, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये, ध्यान से आप लोग नोट करते रहो। इन सब बातों से क्या संकेत मिलता है? इन सब बातों से, ठीक है, जो संकेत मिलता है वो ये पता चलता है कि भाई ये जो मध्य पाषाण युग का प्राणी हुआ करता था, ठीक है, मध्य पाषाण युग के इस प्राणी में पूरा पाषाण युग की अपेक्षा सामाजिक संगठन अधिक सुदृढ़ हो गया था। यानी इनकी ये जो सारी हरकतें अगर देखी जाएं जो प्राप्त हुई हैं, ठीक है, उनसे पता चलता है कि इस काल का जो प्राणी था ना वो पूरा पाषाण काल के प्राणी के कंपैरिजन में काफ़ी जो है संगठित, यानी एक तरीके का उसका जो सामाजिक संगठन था वो काफ़ी मजबूत था पूरा पाषाण काल के युग की अपेक्षा। और इस काल की जो जानकारियाँ मिलती हैं उनसे ऐसा भी जो है प्रतीत होता है कि जो मध्य पाषाण युग के लोग का धार्मिक विश्वास रहा है, ठीक है, ध्यान देना मेरी इस बात पर, मध्य पाषाण युग के लोगों का धार्मिक विश्वास पारिस्थितिकी और भौतिक परिस्थितियों से प्रभावित था। ठीक है, किससे बताया मैंने आप लोग को? पारिस्थितिकी और भौतिक परिस्थितियों से उनका जो धार्मिक विश्वास था वो काफ़ी प्रभावित था। तो मेरे दोस्तों, ये थी मध्य पाषाण काल के लोगों की जीवन यापन की शैली, कैसे वे जिया करते थे, कैसे वे अपनी हरकतों को जो है चित्रों और नक्काशियों में उतारा करते थे, और किस तरीके से वे जो है पूरा पाषाण काल के लोगों से भिन्न रहे, कैसा उनका सामाजिक जीवन रहा। इससे संबंधित मैंने आप लोगों को बहुत डिटेल में ये सारी जानकारियाँ दी और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये बहुत वैल्यूएबल सिद्ध होगी। आप लोग अपना ध्यान रखना। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। चलिए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।